गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव अपन पढ़ चुके। एक जनरल फॉर्मूला में अगर बिंदु आवेश का लिखूं तो बिंदु आवेश के कारण विभव V बराबर KQ अपॉन स्मॉल r। और भी अपन ने डाइपोल का भी निकाला है, स्फेयर के लिए भी निकाला है, सबके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट किया है, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट की है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक का लास्ट पार्ट है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। यहाँ पर आपको एक कंपोनेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक की द्वारा गिफ्टेड मिलेगा। वो कंपोनेंट क्या होगा उसकी प्रिपरेशन के लिए अपन ये टॉपिक खोले हुए या ये पार्ट खोले हुए हैं। तो पहले विद्युत धारिता वगैरह को समझते हैं अपन, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक से जो गिफ्टेड जो कंपोनेंट है बहुत ही शानदार, फिर उसको पढ़ेंगे, है ना। तो जैसा कि नाम से क्लियर है, कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब धारण करने की क्षमता, ग्रहण करने की क्षमता। तो कैपेसिटी एक जनरल वर्ड है, उसी से बनाया गया कैपेसिटेंस। धारण करने की क्षमता से बनाया गया धारिता। अब ग्रहण करने की क्षमता तो किसी की भी हो सकती, लेकिन हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, आवेश ग्रहण करने की क्षमता। इससे इसको हमने कहा विद्युत धारिता यानी इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। क्लियर सर। अब बात कहाँ से चालू होती है उसको आप थोड़ा सा समझिए। बात को स्टार्ट कैसे करें तो एक रिदम में लाने के लिए बात को समझिए। जैसे फॉर्मूला है विभव का V बराबर KQ अपॉन R। तो जैसे जैसे आप चालक को आवेश देंगे, कंडक्टर को, वैसे वैसे उसके विभव तल में वृद्धि होगी। ये विभव तल में वृद्धि को आपको देखने का सिनेरियो थोड़ा सा अलग टाइप का होना चाहिए। आप इस तरह से देखिए, जैसे एक नल आपने चालू कर रखा है और चालू नल के नीचे आपने एक बाल्टी लगा रखी है। तो आप देखते हैं कि बाल्टी में जैसे जैसे पानी आते जाएगा तो पानी का लेवल बढ़ता जाएगा। एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पे इमेजिन करके चलना है आपको कि मैं जैसे जैसे चालक को यानी कंडक्टर को चार्ज देता जा रहा हूँ, वैसे वैसे उसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लेवल में इंक्रीमेंट होता जा रहा है, वो बढ़ता जा रहा है। क्लियर। अब स्वाभाविक है आवेश देने की एक सीमा है, या यूं कह दो विभव तल में वृद्धि होने की एक सीमा है। उस एक सीमा तक जब विभव तल यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ चुका है, उसके बाद भी अगर मैं चालक को आवेश देना जारी रखूं तो यह आवेश अब चालक से वातावरण में विसर्जित होने लग जाएगा। अब यह चालक ग्रहण नहीं करेगा। इसका मतलब सीधी सीधी बात है कि चालक के आवेश ग्रहण करने की एक निश्चित कैपेसिटी यानी क्षमता है। चालक के आवेश ग्रहण करने की इस क्षमता को ही विद्युत धारिता कहते हैं। तो सब विद्युत धारिता बोले तो चालक के आवेश ग्रहण करने की क्षमता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी। ये तो सब वर्ड वाइज समझ गया आप कि शब्द के द्वारा ही क्लियर था कि आवेश ग्रहण करने की क्षमता यानी विद्युत धारिता। अब इसकी शुरुआत कहां से करें, इसी फॉर्मूले से करें। चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है। यहां पर एक बात ध्यान रखना, मैं कह रहा हूं चालक को दिया गया आवेश है ना, यानी गिवन चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू इंक्रीमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी मेरे कहने को ध्यान से समझें कि मैं यूं कह रहा हूं कि दिया गया आवेश विभव में वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है। मैं नहीं कह रहा विभव के अनुक्रमानुपाती, तो बोथ आर डिफरेंट थिंग। अगर मैं कहता हूं दिया गया आवेश विभव के अनुक्रमानुपाती होता है तो वो एक अलग चीज है, और मैं कहता हूं दिया गया आवेश विभव में वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है तो वो अलग चीज है ना। तो सब मैं यहाँ पे क्लियर कह रहा हूं कि चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी Q इज प्रोपोर्शनल टू V, या Q बराबर CV। ये सब अपन ने यहाँ पर C एज ए कांस्टेंट है ना, तो यहाँ पर C एक समानुपातिक स्थिरांक है जिससे चालक के या जो चालक के आवेश ग्रहण करने की क्षमता का मापक है। इसे विद्युत धारिता कहते हैं। चालक यानी कंडक्टर के आवेश ग्रहण करने की क्षमता
यानी विद्युत धारिता दो बातों पर निर्भर करती है। नंबर 1, चालक के चारों ओर के माध्यम पर, है ना? क्लियर? अब आप कहेंगे ये कैसे? तो अभी मैंने इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस स्टार्ट ही किया है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा हर चीज आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। अभी जैसे मैं लिखा कि आवेश ग्रहण करने की क्षमता यानी इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस डिपेंड ऑन मीडियम अराउंड द कंडक्टर, यानी चालक के चारों ओर के माध्यम पर निर्भर करता है। तो मैं आपको सिद्ध करके दिखा दूंगा, है ना? नेक्स्ट, चालक के ज्यामितीय आकार पर, है ना? चालक के ज्यामितीय आकार पर, है ना? स्वाभाविक है। अब आपको ये दोनों बातें ध्यान रखनी है और मुझे ये दोनों बातें सिद्ध करके दिखानी है ना? ज्यामितीय आकार का मतलब ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ कंडक्टर। ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ कंडक्टर जितना ज्यादा होगा उसके आवेश ग्रहण करने की क्षमता यानी इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस उतनी ही ज्यादा होती है। क्लियर? तो सब इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस दो बातों पर निर्भर करता है। डेफिनेशन वगैरह की फॉर्मेलिटी पूरी कर लें सब। तो बाई इक्वेशन 1, है ना सर? ये पहले इनिशियल छोटा छोटा काम है ना। बाई इक्वेशन 1 C बराबर Q अपॉन V, यानी चालक को दिया गया आवेश कैपिटल Q और उसके विभव में वृद्धि यानी इंक्रीमेंट ऑफ पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अनुपात को विद्युत धारिता कहते हैं, यानी आवेश ग्रहण करने की क्षमता कहते हैं। क्लियर? यूनिट ये इससे निकाल लेंगे अपन, C बराबर Q अपॉन V से, है ना? अब इसी से ऐसे भी कह सकते हैं, इफ V इज इक्वल टू 1 वोल्ट देन C इज इक्वल टू Q। तो आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि सब विद्युत धारिता यानी इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस चालक को दिए गए उस आवेश के बराबर होती है जो चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि कर दे। उल्टा बोल दो, चालक के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में 1 वोल्ट की वृद्धि करने के लिए जो आवेश देते हैं उसे ही विद्युत धारिता कहते हैं, यानी इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस कहते हैं। ठीक है सर? ये तो अपन ने छोटी मोटी डेफिनेशंस वगैरह क्लियर की, है ना? यहाँ से बात अपन क्लियर होगी। अभी ये प्रूव करना बाकी है, टॉपिक्स आने तो क्लियर। अब इम्पोर्टेंट, है ना? अब इम्पोर्टेंट का मतलब आप समझते हैं कि जब कोई टॉपिक हम खोल के बैठे हैं तो स्वाभाविक रूप से उस टॉपिक के संदर्भ में जितनी भी छोटी छोटी बातें होनी चाहिए या होती हैं वो हमें पहले से जान लेनी चाहिए, है ना? जान लेनी चाहिए हमें सब। पहली बात हमें इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का कैलकुलेशन करना है। हमारे को स्फेरिकल कंडक्टर के कारण करना है, हमें कैपेसिटेंस के कारण कैपेसिटर के कारण कैपेसिटेंस की कैलकुलेशन करनी है, यानी संधारित्र के कारण। अभी हमें तो जो मूल टॉपिक है वो तो हमने चालू ही नहीं किया, अभी तो केवल इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस किसे कहते हैं। मूल टॉपिक चालू करेंगे तो आपको और ज्यादा जानकारी मिलेगी। तो कहने का मतलब आप तो सीधे सीधे भी ये समझिए कि हमें विद्युत धारिताएं 2, 3, 4 निकाय सिस्टम की कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेशन किस फॉर्मूले से करेंगे? इस फॉर्मूले से करेंगे। तो पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि इस फॉर्मूले से करेंगे तो आप जब भी कैलकुलेशन करो तो चार्ज तो मैंने कर दिया फिक्स, यानी चालक को दिया गया आवेश तो मैं सदैव क्या लिखूंगा? Q लिखूंगा। ये पूरे चैप्टर में आप बिल्कुल निश्चिंत हो, अगर मैंने कहीं थ्योरी में बोला भी नहीं तो भी आप समझ जाना कि चालक को दिया गया आवेश में कैपिटल Q ही रखूंगा, उसको चेंज नहीं कर रहा। ठीक है? आप केवल किसकी कैलकुलेशन करना? आप कैलकुलेशन करके बता देना V की, और यहाँ पुट कर देना। V क्या है यहाँ पे? इंक्रीमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हिंदी में कहें तो विभव में वृद्धि। तो मेरे को आप विभव में वृद्धि कैलकुलेट करके बता देना तो क्या आ जाएगी? C आ जाएगी। तो कहने का मतलब
सी की कैलकुलेशन के लिए आपको केवल कितना सा काम करना है, जी की कैलकुलेशन करनी है, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं करना। चलिए बात नंबर 2, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस है ना, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर का मतलब आप समझ गए होंगे, अदिश राशि है। अदिश राशि होते ही आप थोड़ा कंफर्ट हो जाया कीजिए, क्योंकि आपको वेक्टर में प्रॉब्लम आती है, सदिश में प्रॉब्लम आती है, स्केलर में प्रॉब्लम आए। तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस एक स्केलर क्वांटिटी है ना। इसका मतलब किसी सिस्टम या किसी निकाय की कुल धारिता, उस निकाय में उपस्थित प्रत्येक चालक की धारिता के सिंपल एल्जेब्रिक सम यानी बीजगणितीय योग के बराबर होगी। ये पहला आपका हेडेक खत्म। अब तीसरी बात है ना, तीसरी बात में धारिता के बारे में होगी बात है ना, सी, ये दो बातें। अब तीसरी बात आ जाओ। तीसरी बात यूनिट की कर ले है ना, यूनिट एंड डायमेंशन। डायमेंशन तो देख लिया करो, नहीं तो डायमेंशन की पे ज्यादा कंसंट्रेट नहीं, अपन यूनिट पे कंसंट्रेट। एसआई में बताते अपन है, तो एसआई यही कहते हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस की यानी विद्युत धारिता की एसआई यूनिट कितनी है, कूलाम पर वोल्ट। कूलाम प्रति वोल्ट को फैराड कहते हैं। क्लियर सर, नॉट फैराड है, फैराड। तो सब विद्युत धारिता की यूनिट एसआई यूनिट कूलाम प्रति वोल्ट है, कूलाम पर वोल्ट, जिसे फैराड कैपिटल एफ कहते हैं। ये तो यूनिट बता दी। अब आप ये ध्यान रखना, अगर आपको पहला चैप्टर ध्यान आता हो तो आवेश का मात्रक कूलाम सबसे बड़ा मात्रक है। यहाँ क्या देख रहे हो आप, फैराड कूलाम प्रति वोल्ट होता है। जब कूलाम सबसे बड़ा मात्रक है तो इसका मतलब फैराड भी एक बड़ा मात्रक है। तो एग्जैक्टली जैसे चैप्टर अपन 1 में बोल रहे थे कि कूलाम बहुत बड़ी मात्रा है, इसका सामान्यतः उपयोग कर पाना संभव नहीं है। तो एग्जैक्टली ध्यान रखना, धारिता का मात्रक फैराड बहुत बड़ा मात्रक है। आप इसका कभी भी स्वतंत्र रूप से यूज कर ही नहीं सकते। मैं भी आपको बताऊंगा भी सही कि फैराड कितना बड़ा यूनिट है। अभी एक एग्जांपल लूंगा मैं थोड़ी देर में, उससे आपको दिखा दूंगा कि फैराड वास्तव में बहुत बड़ी इकाई है। तो सब फैराड तो हमारे जनरली काम आएगा नहीं, तो हम किसका यूज करेंगे, अपगुणज का। जैसे माइक्रोफैराड, माइक्रोफैराड यानी 10 की पावर -6 फैराड, नैनोफैराड यानी 10 की पावर -9 फैराड, पिकोफैराड यानी 10 की पावर -12 फैराड। तो आप ये तो सोचना छोड़ दीजिए कि साहब फैराड आपके काम आ जाए, आपके उसके अपगुणज काम में आएंगे, नैनो, पिको, माइक्रो, ये काम आए। तो फैराड तो बहुत बड़ी यूनिट। अब सब डेफिनेशन किसकी देनी पड़ेगी, फैराड की। तो फैराड की डेफिनेशन देने के लिए तैयारी कर लो। किसी भी यूनिट की डेफिनेशन यानी मात्रा की परिभाषा देने का मतलब इकाई मात्रा की परिभाषा। इकाई मात्रा का मतलब 1 फैराड की। तो इफ Q इज इक्वल टू 1 कूलाम एंड V is equal to 1 volt, then C is equal to 1 farad, because 1 farad is equal to 1 coulomb upon 1 volt, है ना। वैसे नहीं, यहाँ कूलाम की जगह सॉरी 1 कूलाम है ना, यहाँ 1 कूलाम रख दिया आवेश, ये 1 वोल्ट रख दिया, तो 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। तो सीधी सीधी यहाँ से डेफिनेशन बता दें किसकी, यूनिट की। यूनिट क्या है, फैराड है ना। तो फैराड की डेफिनेशन यहां से बता दीजिए आप। चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर यदि उसके विभव में वृद्धि 1 वोल्ट हो तो चालक की धारिता को 1 फैराड कहते हैं। ये सब फैराड की डेफिनेशन। इंपोर्टेंट में 4th बात, इंपोर्टेंट चले छोटी छोटी बातों में अब सब सीखना होता है साहब, है ना। ये सब आपके सामने
दो ग्राफ प्रेजेंट कर रहा हूं मैं। ये सब चीजें वो चीजें हैं जो एग्जाम में कभी कभार पूछी जा सकती है। एक तो सब अपन ने ये Q/V और एक V और Q, तो ये मैं अगले चैप्टर में भी आपको बता दिया करूं, जब भी मुझे याद आएगा मैं बताऊंगा, है ना। तो सब यहाँ Q इज प्रोपोर्शनल टू V है। Q इज प्रोपोर्शनल टू V का ग्राफ यही होता है, चाहे वर्टिकल और हॉरिजेंटल एक्सिस कुछ भी हो, है ना, पर ग्राफ तो यही होगा। अब ये आपसे क्या करेगा एग्जाम में, ऐसे ग्राफ या तो ये दे दे या ये दे दे, इसका स्लोप पूछ लेगा, है ना। अब जैसे इसका स्लोप किस में निकालते हैं, tan थीटा में। सीधा सीधा आपको याद है तो वर्टिकल एक्सिस अपॉन हॉरिजेंटल एक्सिस। अब वर्टिकल एक्सिस अपॉन, तो वर्टिकल कौन है, Q, हॉरिजेंटल कौन है, V, यानी हिंदी में मैंने समझा रखा है खड़ी अक्ष बटा आड़ी अक्ष, इसको प्रवणता कहते हैं। तो प्रवणता खड़ी अक्ष बटा आड़ी अक्ष। अब Q/V बराबर क्या होता है, C, है ना। यानी यहां अगर देखें तो C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। तो अगर Q और V का ग्राफ दे रखा है तो जिसका थीटा ज्यादा, जिसकी स्लोप ज्यादा, उसकी इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस यानी विद्युत धारिता भी ज्यादा होगी। क्लियर। अब उसमें आओ सब, इस ग्राफ की अगर मैं स्लोप निकालूं, वही वर्टिकल एक्सिस यानी खड़ी अक्ष बटा आड़ी अक्ष, तो वर्टिकल एक्सिस अपॉन हॉरिजेंटल एक्सिस। अब ये Q/V ना होकर क्या हो गया, V/Q। V/Q तो इसको उल्टा हो गया 1/C। यहां पर अगर आप देखें तो C इज प्रोपोर्शनल टू 1/tan थीटा, है ना। अगर ये आपको ग्राफ दे रखा है तो जिसकी स्लोप ज्यादा है उसका C कम है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप कई जैसे पुराने पेपर को टटोलेंगे तो पुराने पेपरों में आप इस बात को गौर कीजिएगा कि ऐसे ग्राफ दे देते हैं, और ग्राफ देके स्लोप जैसे दो ग्राफ दे देंगे A और B लिखकर, फिर आपसे पूछेंगे इसमें किसकी इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ज्यादा है, किसकी कम है। तो आप ये देखना वर्टिकल एक्सिस क्या है। अगर वर्टिकल एक्सिस V है तो फिर यहाँ पर थीटा बढ़ेगा तो C घटेगा, और वर्टिकल एक्सिस अगर Q है तो फिर स्वाभाविक यहाँ थीटा बढ़ेगा तो C बढ़ेगा। तो ग्राफ तो दोनों सही है, लेकिन एक में C इज प्रोपोर्शनल टू tan थीटा और एक में C इज प्रोपोर्शनल टू 1/tan थीटा है। ये सब फोर्थ बात। अब फिफ्थ बात, है ना। फिफ्थ बात में अगर देखें तो अब यहाँ पर अर्थ हर जगह काम आएगी। अर्थ की बात करें तो अर्थ के लिए हम जानते हैं, अर्थ के लिए V बराबर 0 होता है। देन V बराबर 0 है तो C बराबर Q/0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो सब ये एक बड़ी खतरनाक चीज है ना। ये कैमरे में से दिखनी चाहिए आपको पूरी, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। दिख रही है V बराबर 0 देन Q/C। इसको थोड़ा सा इधर लिख दो, भाई दबन नहीं दिखेगी तो फिर मेरे को बोलने में दिक्कत। देन C बराबर Q/0 यानी इनफाइनाइट, है ना। तो सब अर्थ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विभव शून्य माना गया है, ये शून्य होता है। तो अर्थ की इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस यानी अर्थ की धारिता कितनी है, अनंत। अब आप समझ गए कि मैं शुरू में पहली बार जब बोला था तो मैंने पृथ्वी के बारे में क्या बोला था, पृथ्वी अनंत धारिता का विशाल प्राकृतिक चालक है। तो क्यों बोला था मैंने, समझ में आ गया। पृथ्वी अनंत धारिता वाला, अनंत धारिता का मतलब पृथ्वी को कितना ही आवेश दीजिए, पृथ्वी से कितना ही आवेश लीजिए, पृथ्वी का विभव 0 का 0 ही रहेगा। तो ये इंट्रोडक्शन अपन ने पहले चैप्टर से दिया था, और पहले चैप्टर में अगर आप वीडियो सुनेंगे तो उसमें साफ बोला था पृथ्वी अनंत धारिता का विशाल प्राकृतिक चालक है ना। तो आपके सामने पूरे पृथ्वी की कैपेसिटेंस कितनी है, अनंत। अब यहाँ पर एक बात को ध्यान से समझ लीजिए, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई कंडक्टर, कोई चालक पृथ्वी को स्पर्श कर देता है, पृथ्वी के टच हो जाता है, तो उसकी धारिता भी अनंत होगी, यानी उसका विभव भी क्या हो जाएगा, शून्य। क्यों हो जाएगा, सीधी सी बात है। जैसे मान लीजिए ये कंडक्टर है, सपोज इसको मैंने अर्थ पे रख दिया, तो अर्थ इसका सारा चार्ज को क्या कर लेगी, ड्रिंक कर लेगी।
क्योंकि उसकी कैपेसिटेंस अनंत है और सारा चार्ज डी कर लेगी, तो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना ला पटकेगी, 0। तो इसकी इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस भी कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। तो आप इस चैप्टर में ध्यान रखना कि कोई अगर कंडक्टर अर्थ के टच में आ रहा हो तो उससे बचना। अर्थ के टच कर गया तो समझ जाओ उसकी कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, उसकी कैपेसिटेंस अपने आप ही कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। तो सब आपको विशेष ध्यान रखना है कि कोई भी कंडक्टर इस चैप्टर में अर्थ के अगर टच कर गया तो फिर उस कैपेसिटेंस हो जाएगा ना। सिक्स्थ में सब छोटी सी बात यह है कि अपन देख रहे हैं केवल ये किस पे निर्भर करती है, मीडियम पर। तो मीडियम तो अभी दिखाया नहीं अपन ने, ज्योमेट्रिकल शेप पर है ना। तो ज्योमेट्रिकल शेप पर ही निर्भर करती है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि भाई नेचर ऑफ मेटल पे तो निर्भर नहीं कर रही, या पदार्थ की प्रकृति पर तो निर्भर नहीं कर रही, ये तो नहीं है ना। तो सब केवल शेप पर ही, यानी ज्यामितीय आकार पर ही निर्भर करती है। तो इसका मतलब भिन्न भिन्न धातु हो और उनके गोलों का आकार समान हो तो सबकी धारिता क्या होगी, समान होगी। तो साहब केवल ज्यामितीय आकार पर निर्भरता के कारण स्पष्ट है कि भिन्न भिन्न धातु के समान आकार के गोलों की विद्युत धारिता यानी इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस समान होती है। तो ये सब इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस के बारे में, ये उसका इंपॉर्टेंस ये बता दिया। अब मैं आपके सामने कैलकुलेशन स्टार्ट करता हूँ, है ना। कैलकुलेशन का मैंने तरीका क्या बता दिया आपको, क्यू ऑलवेज पूरे चैप्टर में फिक्स है, आपको केवल किसका कैलकुलेशन करना है, वी का। तो सब अब मैं पहली कैलकुलेशन आपके सामने करने जा रहा हूं। ये पहली कैलकुलेशन है, अंतिम नहीं। मैं बच्चों एक बात बताऊं, अगर आप अब तक कुछ समझ पा रहे हो तो आप देखना, जैसे आपने बिगिनिंग शुरुआत से देखें तो विद्युत क्षेत्र पढ़ा, फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ते एक जनरल फॉर्मूला आपके सामने आया, फिर जनरल फॉर्मूला सामने आते ही फिर आपने उसके द्वारा, जैसे मान लो विद्युत क्षेत्र में E बराबर F/Q, ये सब शुरू में फॉर्मूला आया आपके सामने। देन आपने फिर ध्यान दिया हो तो फिर आपने पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन की, फिर डाइपोल के कारण की, फिर गाउस लॉ आ गया वगैरह वगैरह। तो इनिशियली तो इंट्रोडक्शन ही आता है ना। फिर अगर आप याद करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव को याद करें। विद्युत विभव में पहले से जनरल थ्योरी वगैरह सुनाई, फिर फॉर्मूला बनाया, V बराबर माइनस इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू R E डॉट दिया, फिर वहां आपने E पुट किया, फिर आपने V कैलकुलेट किए। तो उसी क्रम में अभी आपने फॉर्मूले से सामना हुआ है, अभी कैलकुलेशन थोड़ी, अब बारी बारी से कैलकुलेशन आएगी। तो किसके कारण, तो सिस्टम आपको याद रखना, सिस्टम याद रखना मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो सब पहला सिस्टम या पहली कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं, सिंपल वाली है ना। पहली कैलकुलेशन में है विलगित गोलाकार चालक के लिए, है ना, यानी इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक शॉर्ट में लिख देता हूं ना, कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेट या आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, है ना सर। अब ये दो में लिखने में आप तो सुना लिया करो, वो दो में लिखते हैं फिर वो डबल टाइम जाता है ना। तो सब अब कैसे गोले की बात करें, पहली बात तो कंडक्टर है, ये कैपिटल R रेडियस का एक कंडक्टर स्फेयर है, जिसकी क्या कैलकुलेट करनी है अपने को, कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी। इसकी रेडियस कैपिटल R है।
अभी इनिशियली इसको कोई चार्ज नहीं दिया तो इनिशियली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है विभव 0, VI लिख दिया मैंने इनिशियली। ठीक है सर। अब हम इसको आवेश देंगे, कितना दूंगा मैंने फिक्स कर दिया, कैपिटल Q दूंगा। अब हम जानते हैं, पहले विलगित का कारण समझा लो। तो कैपिटल R त्रिज्या का एक चालक गोला है जिसको सबसे पृथक, आइसोलेट का मतलब पृथक ही हुआ, सबसे पृथक किसी मीडियम में रख दिया गया। किसमें रख दिया गया? मीडियम में। बच्चों मैं मीडियम में जानबूझकर रख रहा हूं, मैं कोई चीज के लिए आपको आगाह या सतर्क करने जा रहा हूं, है ना। तो मैंने इसको जानबूझ के किसमें रख दिया? किसी मीडियम में, पर आइसोलेट। जैसे मान लीजिए बोर्ड है, अब मैं इसके टच नहीं होता तो बोर्ड क्या हो गया? आइसोलेट हो गया ना। अब बोर्ड पर डस्टर रखा है, पोचा रखा, जो भी रखा है, ये सब मेरे से तो आइसोलेट ही हुए ना, क्लियर। तो सब मीडियम में रख दिया और अपन सबसे अलग, क्लियर। अब अपने को कितना आवेश देना होता है? कैपिटल। मैंने आपसे कह दिया, मैं अगर न भी कहूं, कई बार भूल जाता हूं मैं, तो आप समझ जाना कि ऊपर तो कैपिटल Q फिक्स ही कर दे पूरे चैप्टर। जब चालक को हम आवेश देते हैं तो हमें पता है दिया गया आवेश चालक की सतह पर समान रूप से वितरित हो जाता है, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र सदैव चालक के तल के लंबवत होता है ना। तो चालक में दो बातें याद रखनी होती है, आपको पता हो तो। पहली बात तो चालक को दिया गया आवेश उसकी सतह पर समान रूप से वितरित हो जाता है। दूसरी बात, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र सदैव चालक के तल के लंबवत। तो सब, अब पहले इनिशियल तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 था, अब आपने जब ही दे दिया तो गोले पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना, तो फाइनल लिख दूं, V फाइनल, है ना। V फाइनल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R, है ना। बस मैंने यही चीज समझाने के लिए आपको ये गोला कहां पे रख के दिखाया? मीडियम में, जानबूझकर मैंने। इसलिए कि आप KQ अपॉन R लिख देंगे तो हर जगह KQ अपॉन R थोड़ी चलता है। के एप्लीकेबल ओनली इन वैक्यूम, निर्वात में के रख सकते हैं आप। अभी मीडियम में है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन आएगा ना। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैसे आ जाएगा? पॉसिबल ही नहीं, है ना। तो साहब अब इसको कैसे लिखे? V फाइनल इज इक्वल टू 1/4 पाई, एप्सिलॉन का मतलब कितना? एप्सिलॉन R एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R, क्योंकि एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन R एप्सिलॉन। ये आपको याद रखना ही पड़ेगा, ये मैं आपसे पहले से कह ही चुका। तो सब आपको शुरू में तो आवेश दिया नहीं था, इसने V इनिशियल 0, अब आवेश दे चुके हैं तो V फाइनल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन समझाई दिया क्योंकि माध्यम में रखा हुआ है, अगर निर्वात में रखा होता तो एप्सिलॉन 0 लिखना था, फिर कोई सोचने की जरूरत नहीं थी। पर मैंने जानबूझ के नहीं बोला, है ना, क्योंकि आप ये भूल जाओ कहीं, तो मैंने एक बार आपको शुरू में झटका दे दिया, क्लियर। अब सब विलगित गोलाकार चालक की धारिता, समझा। अब किसमें? माध्यम में कर रहे हैं, तो माध्यम में गोलीय चालक की धारिता, है ना। तो C के फॉर्मूला दिख रहा है, C के दिया गया आवेश विभव में वृद्धि V फाइनल माइनस V इनिशियल, है ना। V फाइनल माइनस विभव में वृद्धि। तो मैंने वो झटका भी दिखा दिया आपको कि साहब यहां पर मैंने ये कहा था कि दिया गया आवेश विभव के अनुक्रमानुपाती नहीं, विभव में वृद्धि के, तो वो भी आपको दिखा दिया। अच्छा, अब एक चीज नहीं आएगी, ये यहां पर इस चैप्टर में समझ लेना आप। जैसे मीडियम आएगा तो मीडियम के लिए K लिखूंगा और वैक्यूम के लिए 0 लिख दूंगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों चीजें कंसीडर करनी पड़ती हैं, मीडियम भी और वैक्यूम भी, यानी निर्वात भी। तो यहाँ पर इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए क्या करें? तो हमने क्या करा, जहाँ मीडियम होगा वहाँ K लिख देंगे और जहाँ वैक्यूम होगा वहाँ 0 लिख देंगे। तो अभी आपके सामने दोनों थीम शुरू में ले आऊंगा, सब सीख लीजिए आप। तो सब सीखे, और ये Q
वी फाइनल कितना, ये रहा लिख रहा, दिख रहा है आपको, 1/4 पाई एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर, दिख गया। अब क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, -0 है ना, वी इनिशियल इज इक्वल टू 0। क्लियर आएगी बात समझ में। देन मीडियम में अब देखना सर, ये ऊपर जा रहा है तो एप्सिलॉन आर को तो बाहर निकाल दूं मैं, ये पूरा 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 ऊपर ही जाएगा, इनटू 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर। ये सब तुरंत किसकी कैलकुलेशन होगी, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस की कैलकुलेशन होगी। तो कैलकुलेशन चुटकियों में होती है। आप बैलेंस ऑफ माइंड होना चाहिए आपका, आपको पता होना चाहिए कि आपको कैलकुलेट क्या करना था। वी कैलकुलेट करना था, इनिशियल 0 फाइनल आपको पता है। अब आप साफ साफ देख लीजिए, आता है साफ साफ दिख रहा है नहीं दिख रहा, C इज प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन आर, दिख रहा एप्सिलॉन आर, ये परमिटिविटी, ये अपन ने जो इसको रिलेटिव परमिटिविटी कहा है, यानी आपेक्षिक विद्युशीलता कहते हैं इससे, या दूसरा नाम इसका प्राविद्युतांक है। ये कुचालक का गुण है, इसका मान सदैव 1 से ज्यादा होता है, ये 1 से कम कभी नहीं होता। एप्सिलॉन आर कैन नॉट बी लेस देन 1, ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ऑलवेज। अब आप सोचो, जैसे जैसे चारों ओर माध्यम का प्रभाव बढ़ेगा, वैसे वैसे आवेश ग्रहण करने की क्षमता यानी धारिता बढ़ेगी, सामने दिख रहा है। एवं C इज प्रोपोर्शनल टू R, दिख रहा है सब। ये देखो चालक के ज्यामितीय आकार, तो गोला लिया है मैंने, रेडियस बढ़ाऊंगा तो उसकी इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस यानी विद्युत धारिता बढ़ेगी। तो अब समझ में आ गया धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है, चालक के चारों ओर माध्यम और चालक के ज्यामितीय आकार। क्लियर, साफ दिखा। अब सब वायु ऑब्लिक निर्वात के लिए, अब अपने तो जो फॉर्मूले काम आते हैं जनरली वो फ्री स्पेस के काम आते हैं, मीडियम का तो अपन से पूछेगा जब लेंगे। अब अगर मान लो मैं वायु ऑब्लिक निर्वात की बात करूं, तो वायु ऑब्लिक निर्वात के लिए एप्सिलॉन आर बराबर कितना होता है, याद रखना पड़ेगा ये तो, है ना। अब देखा बाई वन, तो वायु ऑब्लिक निर्वात में क्या लिख दूं, 0, कितना, ये तो 1 हो गया। तो वायु ऑब्लिक निर्वात में इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस कितनी हुई, इतनी। तो अब पहले तो ये समझ लो कि जनरली तो ये फॉर्मूला काम आएगा, ये वाला है ना, लेकिन अब ठीक है पहले मीडियम में रखा तो ये मीडियम का है। अगर इन दोनों का भी कंपैरिजन करें तो देखो बाई 1 और 2 तो भी साथ दिखता है C के एप्सिलॉन आर, और ये C0, 0 किसके लिए लगाऊंगा मैं, निर्वात के लिए, वैक्यूम के लिए, और K किसके लगाऊंगा। तो अगर यहां से आप देखें तो मीडियम में, माध्यम में धारिता, निर्वात में धारिता की कितने गुना होती है, एप्सिलॉन आर गुना होती है ना। यानी जैसे मान लीजिए वैक्यूम में, सपोज वैक्यूम में जो धारिता है 5 फैराड है, 5 फैराड, ठीक है, किसी गोले की। अगर आपने मान लीजिए उसके चारों तरफ माइका लपेट दिया, अब्रक लपेट दिया, या उसे अब्रक में रख दिया, अब 5 माइक्रोफेड तो किसमें, वैक्यूम में। क्लियर। अगर मान लीजिए अब्रक का पराविद्युतांक, रिलेटिव परमिटिविटी अगर 6 है, तो अब्रक में जो उसकी इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस कितनी होगी, 6 × 5। वैक्यूम में तो 5 थी, पर आपने माइका में रख दिया, उसका जो पराविद्युतांक 6 है, तो कितनी होगी, 6 × 5 यानी 30 माइक्रोफैराड।
माध्यम में रखते धारिता तुरंत यानी आवेश ग्रहण करने की क्षमता तुरंत बढ़ जाती है। ठीक है साहब, तो ये एक जनरल इंट्रोडक्शन आपको देना था, ये दे दिया, एक कैलकुलेशन भी दिखा दिया। अब बोलो हमेशा ध्यान रखोगे कि साहब गोलीय चालक की धारिता कितनी होती है, ये ध्यान रखना आपको, 4πε0। वैक्यूम में ही ध्यान रखना है, मीडियम आ जाएगा तो अपन जानते हैं मीडियम में आते किससे मल्टीप्लाई करना है, एप्सिलॉन आर से, ये आई गया सी के बराबर एप्सिलॉन। अब साहब मैं आपको दो छोटे छोटे न्यूमेरिकल कराता हूँ। एक न्यूमेरिकल से तो मैं आपको समझाता हूँ कि फैराड बहुत बड़ी यूनिट है, अभी दिखाता हूँ मैं आपको, है ना। तो साहब अगर अपन पृथ्वी को, अर्थ, अब अर्थ तो आप सोच सकते हो कितने बड़ी विशाल चीज है, अगर अर्थ को आइसोलेटेड गोलाकार चालक मान लें, हालांकि अर्थ ना तो आइसोलेटेड है, अर्थ आइसोलेटेड, अर्थ तो मीडियम में है ना, मान लीजिए अर्थ आइसोलेटेड गोलाकार चालक मान लें, तो उसकी इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस बताओ। अर्थ की बात आ गई साहब, तो अर्थ की रेडियस कितनी होती है, 6.4 × 10⁶ मीटर। अब आप अर्थ को आइसोलेटेड मान दो वैक्यूम में, उसकी कैपेसिटेंस कैलकुलेट करके बताओ, तो C बराबर 4πε0r। C 4πε0 का मान तो कितना रखेंगे, 9 × 10⁹, और R की वैल्यू तो अपने पास, अर्थ की रेडियस तो अपने को पता है इससे। देखो यहाँ ध्यान से समझ जाना, क्योंकि 1/4πε0 r इज इक्वल टू कितना होता है, 9 × 10⁹। तो यहाँ मेरे को किसकी वैल्यू रखनी थी, 4πε0 की, तो 4πε0 कितनी होगी, 9 × 10⁹। C पावर 6 तो कैंसिल हो ही रही है, तो ये 6.4/9 × 10⁻, ये सब जो 3 है ये ऊपर चल जाएगा, तो -3 लिख दो इसको, -3, तो ये 0.711, इसमें डिवाइड करो 10⁻³ फैराड, और यदि 3 जीरो लूं मैं तो 711 -6 हो जाएगा, -6 को क्या बोलते हैं, माइक्रोफैराड। अब आप देखो अर्थ कितना बड़ा पिंड है, कितनी बड़ी बॉडी है, और उस इतनी बड़ी बॉडी के बराबर अपन एक आइसोलेटेड स्फीयर कंडक्टर का मान दें, तो कैपेसिटेंस कितनी आ रही है, 711 माइक्रोफैराड, फैराड नहीं आ रही, माइक्रो आ रही है। और अगर ऐसे देखो, तो अगर ये ऊपर दिखाऊं मैं आपको, तो आपका दिमाग ही खराब हो जाएगा, 0.00711 फैराड इतनी आ रही है। वो तो मैंने इसको पावर में लिख दिया ना, तो आप इतना अज्यूम नहीं कर पा रहे, इतनी आ रही है। तो अर्थ के बराबर का मेटल या कंडक्टर स्फीयर, उसकी कैपेसिटेंस इतनी है। इसका मतलब ये नहीं है कि गोला छोटा हो गया, इसका मतलब ये है कि फैराड बहुत बड़ा मात्रा है, बहुत बड़ी यूनिट है ना, गोला तो बहुत बड़ा है। दूसरी बात, कंफ्यूज ना हो, कंफ्यूज ना हो का मतलब आप ये ध्यान रखें कि अर्थ आइसोलेटेड नहीं है, ये तो केवल अपन ने एक अज्यूम्पशन किया है कि अर्थ को क्या मान लें, आइसोलेटेड मान लें, तो बताओ। तो आप ये मत सोचो अर्थ की इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस कितनी है, इनफाइनाइटी है, इसलिए उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने न्यूमेरिकल करवाने से पहले आपको बड़ा तरीके से समझा दिया कि यदि मान ले तो, है ना, तो अर्थ आइसोलेटेड नहीं, अर्थ तो मीडियम के अंदर मौजूद है, और अर्थ की इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस इनफाइनाइटी है, उसमें किसी प्रकार को आपको सोचने की जरूरत नहीं। क्लियर। अब एक न्यूमेरिकल अगले टॉपिक की वजह से, अगला टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं संधारित्र, ये अपना अगला टॉपिक होगा, यानी कैपेसिटर। ठीक है,
ये अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा, ठीक है। तो ये टॉपिक क्यों पढ़ने जा रहे हैं अपन, उसका रीजन मैं अभी आपको बताना चाहता हूं, है ना। मान लीजिए एक टीवी में, अब ये टीवी में वगैरह में तो फिर मैं ये पढ़ाऊंगा तभी ज़्यादा डिटेल में सुनाऊंगा, अभी मज़ा नहीं आएगा। अभी तो न्यूमेरिकल करके क्लोज करते हैं बात को, फिर आए, है ना। एक टीवी में 1 माइक्रोफेरेड इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस यानी विद्युत धारिता चाहिए, क्लियर, मैकेनिक को। अब वह अगर गोले का इस्तेमाल करे, कंडक्टर स्फेयर का इस्तेमाल करे, तो उस कंडक्टर स्फेयर की रेडियस कितनी होनी चाहिए, है ना। तो सब कैपेसिटेंस तो कितनी चाहिए उसको, 1 माइक्रोफेरेड। 1 माइक्रोफेरेड का मतलब 10⁻⁻⁶ फेरेड। तो कितने रेडियस का गोला ले वो, तो R = C अपॉन 4πε0, क्लियर। C यानी 10⁻⁻⁶ और 1/4πε0, तो 1/4πε0 का मान तो कितना लिख दें, 9 × 10⁹, यानी गोले की रेडियस होनी चाहिए 9 - 6 उधर, तो 9 × 10⁻³ मीटर, यानी 9 किलोमीटर। अब आप सोचो टीवी में यह इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस चाहिए, इस 1 माइक्रोफेरेड इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस के लिए अगर वह गोला ले मैकेनिक, तो उसको गोला किस रेडियस का लेना पड़ेगा, उसको गोला लेना पड़ेगा 9 किलोमीटर रेडियस का लेना पड़ेगा, जो एक टीवी में लगाना पॉसिबल नहीं। इसका मतलब हमें कोई नई चीज धारिता के लिए तैयार करनी पड़ेगी। अब वो चीज़ मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूँ। थैंक यू वेरी मच।